नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए करंट अफेयर्स का विश्लेषण लेकर हम हाजिर हैं। नमस्कार। आज हमारे सामने अखबारों और रिपोर्ट से निकले कुछ अहम मुद्दे हैं। बिल्कुल। हम बात करेंगे क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में भारतीय संस्थानों के प्रदर्शन की। हाँ, रैंकिंग्स का मामला। बिल्कुल। फिर भारत और इजराइल के बीच जो रिश्ते गहरे हो रहे हैं उन पर बात करेंगे। जी। टेलीकॉम सेक्टर का एक पेचीदा मसला है एजीआर, उसे समझेंगे। हाँ, वो काफी विवादित रहा। हाँ, और भारतीय हॉकी के इतिहास से जुड़े एक तथ्य पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में कैपिटल मार्केट्स, मतलब वहां अलग अलग तरह के निवेशकों का रवैया क्या है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो चलिए इन विषयों को एक एक करके समझते हैं और देखते हैं कि परीक्षा के नजरिए से इनमें क्या खास है। कोशिश रहेगी कि जटिल बातों को आसान बनाया जाए और सबसे जरूरी जानकारी सामने लाई जाए। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2026 से। इसमें भारतीय संस्थानों को लेकर कुछ दावे किए गए हैं। पहला, क्या रैंकिंग में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या पिछले साल से कम हुई है? दूसरा, क्या कई टॉप आईआईटीज की रैंकिंग गिरने के बावजूद आईआईटी दिल्ली भारत में टॉप पर है? अच्छा। और तीसरा, क्या भारतीय संस्थानों ने रिसर्च और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में चीन और सिंगापुर से बेहतर प्रदर्शन किया है? इन कथनों की सच्चाई क्या है? देखिए, इसमें जो पहला दावा है वो स्रोत के हिसाब से सही नहीं है। अच्छा। असल में रैंकिंग में भारतीय संस्थानों की संख्या घटी नहीं, बल्कि काफी बढ़ी है। पिछले साल 163 संस्थान थे, जो इस साल बढ़कर 294 हो गए हैं। अरे वाह, 163 से 294? जी हाँ, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण उछाल है। ये तो काफी बड़ा जंप है। तो मतलब ज्यादा भारतीय यूनिवर्सिटीज अब ग्लोबल रैंकिंग्स के दायरे में आ रही हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन दूसरे और तीसरे कथन का क्या, खासकर वो रिसर्च और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वाला पॉइंट? हाँ, उस पर आते हैं। तीसरा कथन भी स्रोत के अनुसार सही नहीं ठहरता। अच्छा, वो भी सही नहीं है? जी नहीं। रिपोर्ट साफ कहती है कि चीन, सिंगापुर और कुछ अन्य एशियाई देशों के संस्थानों ने अनुसंधान प्रभाव, संकाय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन जैसे पैमानों पर भारतीय संस्थानों से बेहतर प्रदर्शन किया है। ओह, मतलब वहां हम पीछे हैं अभी? हाँ, तो यहाँ सुधार की स्पष्ट गुंजाइश नजर आती है। जहां तक दूसरे कथन की बात है, आईआईटी दिल्ली के बारे में, वो बिल्कुल सही है। वो सही है। हाँ, ये लगातार दूसरा साल है जब आईआईटी दिल्ली भारत का शीर्ष रैंक वाला संस्थान बना है। हालांकि ये भी सच है कि इसकी ओवरऑल एशिया रैंकिंग वो 44वें से गिरकर 59वें स्थान पर आ गई है। अच्छा, गिरी है रैंकिंग ओवरऑल? जी, गिरावट के बावजूद भारत के संस्थानों में इसकी बादशाहत कायम है। तरह से भारतीय उच्च शिक्षा के विस्तार को दिखाता है। हाँ, ये एक पॉजिटिव साइन है। लेकिन गुणवत्ता, खासकर रिसर्च आउटपुट और ग्लोबल नेटवर्किंग के मामले में हम अभी भी चीन और सिंगापुर जैसे देशों से पीछे हैं। बिल्कुल। वहां काम करने की जरूरत है। आईआईटी दिल्ली का टॉप पर रहना गर्व की बात है, पर ओवरऑल रैंकिंग में गिरावट चिंता का विषय भी। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये समझना जरूरी है कि मात्रा और गुणवत्ता दोनों पर ध्यान देना होगा। सही कहा, बैलेंस जरूरी है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की बात चली है, तो चलिए देखते हैं कि दो देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी किन नए आयामों तक पहुंच रही है। अगला पड़ाव है भारत-इजराइल संबंध। हाल ही में इजरायली विदेश मंत्री नई दिल्ली आए थे और खबरों के मुताबिक दोनों देशों ने अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमति जताई। जी बिल्कुल। सवाल ये है कि सहयोग के कौन से खास क्षेत्र चर्चा में रहे? देखिए, स्रोत में जो रिपोर्ट है, बिल्डिंग स्ट्रेटेजिक टाइज विद इंडिया, टेरर अ थ्रेट टू बोथ, इजराइल एफएम, वो काफी विस्तार से बताती है। चर्चा का दायरा बहुत व्यापक था। अच्छा। पारंपरिक क्षेत्र जैसे आतंकवाद निरोध यानी काउंटर टेररिज्म और सुरक्षा सहयोग, सिक्योरिटी कॉपरेशन, वो तो थे ही। हाँ, वो तो हमेशा रहता है। बिल्कुल। लेकिन बात इससे कहीं आगे गई। जैसे कि किन नए क्षेत्रों पर फोकस था? जैसे भविष्य की टेक्नोलॉजी पर, साइबर सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी, और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में सहयोग बढ़ाने पर जोर था। ओके, साइबर और सेमीकंडक्टर, ये अहम है। बहुत अहम। इसके अलावा इजराइल में चल रही बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, इंफ्रा प्रोजेक्ट्स जो हैं, जैसे रेल, सड़क, बंदरगाह, उनमें भारतीय कंपनियों की भागीदारी की संभावनाओं पर भी बात हुई। अच्छा, इंफ्रा में भी? हाँ, और साथ ही कृषि नवाचार, एग्रो इनोवेशन और भारत से कुशल श्रमिकों यानी स्किल्ड लेबर के इजराइल जाने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। तो ये एक बहुत ही, क्या कहते हैं, डाइवर्स एजेंडा था। ये तो सचमुच काफी व्यापक है। मतलब आतंकवाद और सुरक्षा से लेकर साइबर, सेमीकंडक्टर,
इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड लेबर तक। जी हाँ, सब कुछ। ये दिखाता है कि दोनों देशों के रिश्ते कितने बहुआयामी, मल्टी डायमेंशनल हो गए हैं, सिर्फ रक्षा सौदों तक सीमित नहीं रहे। बिल्कुल सही। यूपीएससी के लिहाज से देखें तो द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के ऐसे उभरते हुए क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ये भारत की विदेश नीति के साथ साथ आर्थिक और तकनीकी विकास की दिशा को भी दर्शाते हैं। बिल्कुल, ये बदलते जियोपॉलिटिक्स को भी दिखाता है। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था के एक तकनीकी लेकिन बेहद अहम मसले पर आते हैं, टेलीकॉम सेक्टर का एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर। हाँ, एजीआर, काफी सुना इसके बारे में। हाँ, इसके बारे में 3 बातें कही जा रही हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के मुताबिक एजीआर में न सिर्फ मुख्य टेलीकॉम सेवाओं से हुई कमाई शामिल है, बल्कि गैर टेलीकॉम स्रोतों, जैसे मान लीजिए कंपनी ने कोई प्रॉपर्टी बेची या उसे कहीं से ब्याज मिला, उससे हुई कमाई भी शामिल है। दूसरा, टेलीकॉम ऑपरेटर्स जो सालाना लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज एसयूसी सरकार को देते हैं, उसकी गणना एजीआर के आधार पर ही होती है। ठीक। और तीसरा, अगर एजीआर की गणना कम की जाए यानी उसे कम आंका जाए तो सरकार को टेलीकॉम सेक्टर से ज्यादा रेवेन्यू मिलेगा। इनमें से कौन सी बातें सही हैं? ये एजीआर का मुद्दा काफी समय तक सुर्खियों में रहा है और टेलीकॉम सेक्टर के लिए बड़ा सिरदर्द भी बना। अगर हम स्रोत पेज 19 का लेख है उसको देखें तो पहला कथन पूरी तरह सही है। अच्छा, पहला सही है। जी हाँ, विवाद की जड़ ही यही थी कि एजीआर में सिर्फ टेलीकॉम बिजनेस से हुई आय गिनी जाए या कंपनी की कुल आय, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में साफ किया कि इसमें गैर टेलीकॉम राजस्व भी शामिल होगा। ओह, इसी वजह से वो बड़ा बकाया बना था। बिल्कुल, इसी व्याख्या ने टेलीकॉम कंपनियों पर भारी बकाये का बोझ डाल दिया था। और दूसरा कथन, लाइसेंस फी और एसयूसी वाला? दूसरा कथन भी एकदम सटीक है। सरकार जो लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क लेती है वो एजीआर का ही एक निश्चित प्रतिशत होता है। ओके। तो एजीआर की रकम जितनी ज्यादा होगी, सरकार को मिलने वाली ये फीस भी उतनी ही ज्यादा होगी। यही वजह है कि एजीआर की परिभाषा इतनी महत्वपूर्ण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक टेलीकॉम कंपनी अपनी कोई पुरानी बिल्डिंग बेचती है तो उस मुनाफे पर भी उसे लाइसेंस फी और एसयूसी का हिस्सा देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या के अनुसार। बिल्कुल, कोर्ट की व्याख्या यही कहती है कि कंपनी के सभी स्रोतों से प्राप्त राजस्व एजीआर का हिस्सा माना जाएगा। अच्छा, अब तीसरे कथन पर आते हैं कि कम एजीआर मतलब ज्यादा सरकारी रेवेन्यू। हाँ, अब आते हैं तीसरे कथन पर। ये कथन तार्किक रूप से गलत है और स्रोत भी यही पुष्टि करता है। गलत है? जी, जैसा हमने अभी बात की, लाइसेंस फी और एसयूसी एजीआर का प्रतिशत होते हैं, तो अगर एजीआर की गणना कम होगी, मतलब बेस अमाउंट कम होगा, परसेंटेज भी कम होगा। हाँ, तो उस पर लगने वाला शुल्क भी स्वाभाविक रूप से कम होगा। इसलिए एजीआर की कम गणना से सरकार का राजस्व संग्रह कम होगा, ज्यादा नहीं। ओह, ठीक है, ये तो कॉमन सेंस है फिर। बिल्कुल, टेलीकॉम कंपनियां इसीलिए एजीआर की संकीर्ण परिभाषा चाहती थीं, जबकि सरकार की आय व्यापक परिभाषा से बढ़ती है। अच्छा, तो संक्षेप में कहें तो पहला और दूसरा कथन सही है लेकिन तीसरा गलत। एकदम सही। एजीआर की परिभाषा का सीधा असर टेलीकॉम कंपनियों की बैलेंस शीट और सरकार की कमाई दोनों पर पड़ता है। ये मामला ये भी उजागर करता है कि कैसे न्यायिक व्याख्याएं, मतलब जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, अर्थव्यवस्था के बड़े सेक्टर्स को प्रभावित कर सकती हैं। बिल्कुल, रेगुलेटरी क्लैरिटी कितनी जरूरी है ये दिखता है। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये रेगुलेटरी इश्यूज सरकारी राजस्व और कॉर्पोरेट फाइनेंस के बीच के संबंधों को समझने का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये दिखाता है कि वित्तीय स्थिरता के लिए नियमों की स्पष्टता कितनी जरूरी है। सही बात। चलिए अब जरा ट्रैक बदलते हैं और इतिहास के गलियारों में चलते हैं। एक छोटा लेकिन दिलचस्प सवाल भारतीय हॉकी से जुड़ा है। ओके, हॉकी। स्रोत में एक इन्फोग्राफिक है, भारतीय हॉकी के 100 वर्ष। उसके अनुसार 1925 में भारतीय हॉकी महासंघ, मतलब इंडियन हॉकी फेडरेशन (आईएचएफ) की आधिकारिक स्थापना किस शहर में हुई एक बैठक के बाद हुई थी? विकल्प हैं कलकत्ता, ग्वालियर, बॉम्बे या पंजाब। ये एक अच्छा तथ्यात्मक सवाल है स्पोर्ट्स हिस्ट्री से। हाँ। स्रोत पेज 18 का इन्फोग्राफिक इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट जानकारी देता है। इन्फोग्राफिक के अनुसार एक राष्ट्रीय हॉकी महासंघ बनाने के लिए 7 नवंबर 1925 को एक बैठक आयोजित की गई थी। इसी बैठक के फलस्वरूप भारतीय हॉकी महासंघ (आईएचएफ) की स्थापना हुई और ये ऐतिहासिक बैठक ग्वालियर, मध्य प्रदेश में हुई थी। ग्वालियर? जी हाँ, ग्वालियर।
इसलिए सही जवाब ग्वालियर है। ग्वालियर, ये वाकई रोचक है। आमतौर पर शायद लोग बड़े महानगरों जैसे दिल्ली या बॉम्बे के बारे में सोचें। हाँ, शायद कलकत्ता या बॉम्बे लगता है। ग्वालियर का चुना जाना शायद उस दौर में रियासतों के खेल संरक्षण, मतलब प्रिंसली पेट्रनेज, या मध्य भारत में हॉकी की उस समय की स्थिति को दर्शाता हो सकता है उस समय ग्वालियर एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा हो। ये सामान्य ज्ञान के साथ साथ भारत में खेल प्रशासन के इतिहास के लिहाज से भी एक याद रखने लायक तथ्य है। इसने भारतीय हॉकी को एक संगठित ढांचा दिया। बिल्कुल, एक शुरुआत हुई वहां से। और अब आज की चर्चा के अंतिम विषय की ओर बढ़ते हैं, पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट्स। अच्छा, मार्केट्स। यहाँ हम विभिन्न प्रकार के निवेशकों और बाजार में उनके व्यवहार पर बात करेंगे। 3 कथन हैं। पहला, खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स। वे आम व्यक्तिगत निवेशक होते हैं जो पेशेवर नहीं हैं और अपने निजी खातों से अक्सर अपेक्षाकृत छोटी मात्रा में निवेश करते हैं। जी, आम निवेशक। दूसरा, संस्थागत निवेशक, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, बीमा कंपनियां, पेंशन फंड्स वगैरह बड़ी मात्रा में पूंजी, लार्ज पूल्स ऑफ कैपिटल मैनेज करते हैं और बाजार में बड़े पैमाने पर खरीद बिक्री करते हैं। हाँ, बड़े खिलाड़ी। और तीसरा, अखबार के बाजार विश्लेषण के मुताबिक जब बाजार का मूल्यांकन, मार्केट वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो जाता है, यानी शेयर महंगे लगने लगते हैं, तब संस्थागत निवेशक ज्यादा सतर्क हो जाते हैं, जबकि खुदरा निवेशक उस माहौल में भी ज्यादा जोखिम उठाने को तैयार दिख सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट इंटरेस्टिंग है। देखिए, गौर करने वाली बात यह है कि पहले 2 कथन तो निवेशकों की मानक परिभाषाएं हैं। हाँ, वो तो बेसिक डेफिनेशन है। बिल्कुल। ये पूंजी बाजार की बुनियादी संरचना को बताते हैं कि इसमें मुख्य तौर पर 2 तरह के खिलाड़ी होते हैं, आम निवेशक यानी रिटेल और बड़े फंड्स यानी इंस्टीट्यूशनल। ये समझना जरूरी है कि बाजार में कौन पैसा लगा रहा है। सही है। और तीसरे कथन के बारे में क्या कहेंगे? क्या वाकई ऐसा होता है कि जब मार्केट महंगा हो तो बड़े निवेशक सतर्क हो जाते हैं और छोटे निवेशक रिस्क लेते रहते हैं? तीसरा कथन भी स्रोत पेज 19 का लेख है, जिसका शीर्षक है ICICI म्यूचुअल फंड CIO रिटेल इन्वेस्टर्स टेकिंग ऑल द रिस्क अमिड हाई वैल्यूएशंस। उससे सीधे तौर पर मेल खाता है। अच्छा, लेख का टाइटल ही यही है? जी हाँ। उस लेख में एक बड़े म्यूचुअल फंड के CIO, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, के हवाले से कहा गया है कि उनके जैसे अनुभवी संस्थागत निवेशक मौजूदा ऊंचे मूल्यांकन, हाई वैल्यूएशंस को देखते हुए सतर्क रुख यानी कॉशियस स्टांस अपना रहे हैं। वे सावधानी बरत रहे हैं। मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कॉशियस हैं। हाँ, लेकिन साथ ही लेख ये भी इशारा करता है कि बाजार में जो नया पैसा आ रहा है, यानी सीमांत पैसा या मार्जिनल मनी, वो मुख्य रूप से खुदरा निवेशकों से आ रहा है। ओके, पैसा रिटेल से आ रहा है। जी, इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है कि रिटेल निवेशक शायद मौजूदा ऊंचे स्तरों पर भी निवेश करने का जोखिम उठा रहे हैं। ये उनकी तरफ से अधिक जोखिम सहनशीलता, हायर रिस्क टॉलरेंस, या शायद बाजार की तेजी से चूकने के डर, फोमो जिसे कहते हैं, उसका संकेत हो सकता है। हाँ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बिल्कुल। तो स्रोत के अनुसार तीनों ही कथन सही हैं। ये पहलू सोचने वाला है। मतलब जब बाजार अपने चरम पर महसूस होता है तो जो बड़े प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं वे संभल कर कदम रखते हैं। हाँ, वो थोड़ा रुक जाते हैं, देखते हैं। लेकिन आम निवेशक शायद बाजार की गति को देखकर या अन्य कारणों से उस वक्त भी निवेश का जोखिम उठाने से नहीं हिचकते। ऐसा पैटर्न दिखता है। हाँ, यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये पैटर्न समझना महत्वपूर्ण है। ये बाजार की गतिशीलता, मार्केट डायनामिक्स, निवेशक मनोविज्ञान, इन्वेस्टर साइकोलॉजी और वृहद आर्थिक संकेतकों, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बीच के जटिल रिश्ते को दिखाता है। जी, ये बताता है कि बाजार का सेंटिमेंट कैसे अलग-अलग निवेशक समूहों में बंट सकता है और इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, खासकर बाजार की स्थिरता के लिए। बिल्कुल, इसके इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं। तो ये थी आज की चर्चा। हमने क्यूएस रैंकिंग्स में भारतीय संस्थानों की बढ़ती संख्या लेकिन रिसर्च में पिछड़ने की चुनौती को देखा। हाँ, वो एक मिला-जुला चित्र था। हमने भारत इसराइल के बीच रक्षा से लेकर टेक्नोलॉजी और इंफ्रा तक फैलते सहयोग के दायरे को समझा। काफी व्यापक सहयोग। हमने टेलीकॉम सेक्टर के AGR विवाद की तकनीकी और वित्तीय बारीकियों को जाना। एक जटिल मुद्दा। हमने भारतीय हॉकी के इतिहास में ग्वालियर की भूमिका को याद किया। एक रोचक तथ्य। और अंत में हमने पूंजी बाजार में ऊंचे मूल्यांकन के दौर में रिटेल और इंस्टीट्यूशनल निवेशकों के अलग-अलग जोखिम रवैये पर भी गौर किया। उम्मीद है ये विश्लेषण करंट अफेयर्स की तैयारी में उपयोगी साबित होगा। जरूर। और जाते जाते सोचने के लिए एक सवाल। हमने देखा कि बाजार के ऊंचे स्तरों पर
रिटेल और संस्थागत निवेशकों का जोखिम लेने का नजरिया अलग-अलग हो सकता है। हाँ, इस भिन्न व्यवहार का बाजार की स्थिरता, मार्केट स्टेबिलिटी पर क्या असर पड़ सकता है? क्या इससे किसी तरह का प्रणालीगत जोखिम, सिस्टमिक रिस्क पैदा होने की संभावना है, खासकर अगर रिटेल भागीदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए? ये एक अहम सवाल है। और अगर ऐसा है, तो इसे संतुलित करने के लिए नियामक मतलब रेगुलेटरी स्तर पर क्या सोचा जा सकता है? इस पर विचार करना दिलचस्प होगा। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है ये। इस विश्लेषण में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।